अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज की जो वीडियो है ये हमारी वीडियो नंबर 2 है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय हैंस केल्सन के ऊपर। वीडियो नंबर 1 हमने अपलोड कर दी है मैंने। वीडियो नंबर 1 में जो नोट्स जिससे मैंने आपको रीडिंग करवाई है वो नोट्स ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। उन नोट्स को आपने याद करना है और वीडियो नंबर 1 पे फोकस करना है। इन डिटेल हर चीज़ को मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है। सिर्फ क्रिटिसिज्म वाला हमारा पोर्शन रह गया था। जब मैं आप लोगों के लिए क्रिटिसिज्म का पोर्शन तैयार करने लगी तो मेरे जहन में ये बात आई है कि आप लोगों के पेपर बहुत करीब हैं, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स में आपको थ्योरीज थोड़े से जो करैक्टरिस्टिक्स और उसके जो क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ मैं आप लोगों को याद करा दूं ताकि आप लोगों की वो फिंगर टिप्स पे हों। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो नंबर 2 ही देखनी है और शॉर्ट नोट्स ही देखनी है, नहीं। इसका तरीकाकार ये है कि आप लोग पहले वीडियो नंबर 1 देखें, उसके नोट्स आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, उसको आपने याद कर लेना है। जो चीज़ मुश्किल लगेगी उसको छोड़ते जाएँ और उसके बाद आपने ये वीडियो नंबर 2 इन डिटेल देखनी है और इसके नोट्स भी आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। फिर आपने इसको याद करना है और इन दोनों नोट्स को मिला के आपने फिर अपने एक पूरा फुल क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। सिर्फ इसी नोट्स के ऊपर, शॉर्ट नोट्स के ऊपर अगर आप रहेंगे तो फिर आप 20 नंबर का पेपर में जो क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा वो आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। दोनों नोट्स से मिला के आपने तैयारी करनी है। ये नोट्स सिर्फ मैंने आप लोगों को इसलिए लिख के बना के दे रही हूँ ताकि आप लोगों के पास एक ही नोट्स के अंदर सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स और क्रिटिसिज्म एक जगह पे आ जाएं। अदर जो डेफिनेशंस हैं वो जो डेफिनेशंस होती हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं क्वेश्चन को, जिसकी वजह से बच्चों को मेन एसेंशियल्स और क्रिटिसिज्म भी याद नहीं रहते। तो ये आप लोगों की मेन चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ आपने ऐड करना है बाकी रेलिवेंट डाटा वीडियो नंबर 1 के नोट से। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी, पहला करैक्टरिस्टिक या पहला इसकी जो मेन बात है इस थ्योरी की, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की, वो क्या है कि जो हैंस केल्सन था उसने हायरार्की ऑफ नॉर्म सेट की थी। हायरार्की क्या होती है? एक के बाद एक, नंबर 1 सुपर कोई और होगा, उसके बाद नंबर 2 पे होगा, नंबर 3 पे कोई होगा। इसको कहते हैं हायरार्की सेट करना। तो जो हमारा हैंस केल्सन था वो क्या कहता था कि केल्सन थ्योरी proposes that law can be organized into a hierarchical structure, कि लॉ जो है ना वो हमेशा एक हायरार्की के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। द बेसिक नॉर्म का नाम ग्रैंड नॉर्म वीडियो नंबर 1 में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ग्रैंड नॉर्म क्या है? बेसिक आपकी नॉर्म, बेसिक असूल जिसकी मदद से और अदर हमारे लॉज हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो केल्सन क्या कहता है कि हायरार्की इस तरह सेट करता है लॉज की कि सबसे सुप्रीम क्या है, सबसे नंबर 1 पे कौन सा है आपका? बेसिक नॉर्म, ग्रैंड नॉर्म सर्व एज द फाउंडेशन। ये क्या काम करता है? एक फाउंडेशन के तौर पे काम करता है। एंड ऑल अदर नॉर्म्स, ये नॉर्म्स का मतलब ऑल अदर लॉज ड्राइव्स देयर वैलिडिटी फ्रॉम इट। और तमाम जो और असूल होते हैं, नॉर्म को का लफ्जी मतलब अगर हम करें तो असूल, नॉर्म्स, रूल्स, लॉज, जो उनकी वैलिडिटी कहाँ से मिलती है, वो फोर्स कहाँ से हासिल करते हैं? मेन ग्रैंड नॉर्म से। हायरार्की आ गई ना, नंबर 1 पर ग्रैंड नॉर्म आ गया, बेसिक नॉर्म आ गया, ये आपकी फाउंडेशन है। और उसके बाद जो बाकी आने वाले लॉज हैं वो इसके नीचे आएंगे। इसको कहते हैं हायरार्की सेट करना। तो दिस हायरार्की इंश्योर्स लीगल कोहेरेंस, और इसकी वजह से लीगल सिस्टम एक बड़े अच्छे तरीके से चलता है। फिर क्या करता था हैंसन? कहते हैं एम्फेसाइजिंग फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीगल सिस्टम। इस तरह हायरार्की सेट करके वो क्या करता था? लीगल सिस्टम का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश करता था। उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि लीगल सिस्टम हमेशा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के लिहाज से होना चाहिए जिसके अंदर तमाम लॉज की एक हायरार्की हो। नेक्स्ट उसकी पॉइंट था लीगल सिस्टम सेपरेशन फ्रॉम मॉरल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन। और फिर तीसरा पॉइंट उसका जो मेन इंपॉर्टेंट था, हायरार्की सेट करने के बाद, उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर देने के बाद, वो कहता था जो लीगल सिस्टम है उसको सेपरेट रखना है मॉरल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन से। क्लियर है जी। नेक्स्ट हेडिंग है नॉर्म्स एज कमांड। अब जिस तरह हमने इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ में पढ़ाया कि ऑस्टन क्या कहता था, ऑस्टन ने यूज़ किया था कमांड्स को, ठीक है, कमांड। इसी तरह केल्सन ने यूज़ किया है लफ्ज़ मेन, लफ्ज़ नॉर्म्स का। इन केल्सन्स व्यू लीगल नॉर्म्स आर अकिन टू कमांड्स। केल्सन कहता है कि लीगल नॉर्म्स जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ या ग्रैंड नॉर्म का जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जो कॉन्सेप्ट कमांड्स का था। कमांड्स इशूड बाय सुपीरियर टू एन इन्फीरियर, यानी कि जो ऑस्टन का कमांड का कॉन्सेप्ट था कि सुपीरियर पॉलिटिकल सुपीरियर सॉवरन ने कमांड इशू करनी है इन्फीरियर के लिए, उसी तरह केल्सन कह रहा है कि मैंने लीगल नॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया है, वो मेरा बिल्कुल सिमिलर
जा रहा है कमांड से, लेकिन मैं उसको ना कहता हूँ कि लीगल नॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। दिस परस्पेक्टिव एम्फसाइजेज द कोर्सिव एस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लॉ एज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। और उसने कहा कि अगर हम कमांड के बजाय हम लीगल नॉर्म्स या ग्रांड नॉर्म का कॉन्सेप्ट लेके चलें तो उससे क्या होगा कि हमारे जो लॉ जो सिस्टम बनेगा उसको समझने में मदद मिलेगी और जो लीगल सिस्टम है वो ज़्यादा फॉर्मल तरीके का होगा, बजाय इसके कि हम कमांड के कॉन्सेप्ट को लें। नेक्स्ट उसका पॉइंट नंबर 3 क्या था? लीगल वैलिडिटी और एफिकेसी। एफिकेसी होता है एफिशिएंट से, ठीक है, और लीगल वैलिडिटी। पहले ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि कोई चीज़ लीगली वैलिड है, लॉ की नज़र में सही है, इसको कहते हैं वैलिड। अगर कोई चीज़ लॉ की नज़र में वैलिड है तो इसका मतलब है लीगल उसको प्रोटेक्शन हासिल है। और एफिकेसी का मतलब होता है किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस। अब वो ये कह रहा है लॉ के ऊपर कह रहा है कि लीगल किसी भी लॉ की लीगल वैलिडिटी और उसकी एफिशिएंसी दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, इनको दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैलिडिटी एंड एफिकेसी ऑफ ए नॉर्म। नॉर्म का मतलब असूल, लॉ, रूल। और उन्होंने कहा किसी भी असूल की, लॉ की, नॉर्म की जो वैलिडिटी के लीगल है वो कि नहीं, और एफिकेसी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी के अंदर उसने डिफरेंस क्रिएट किया। वैलिडिटी अब बता रहा है वो क्या है। वैलिडिटी रेफर्स टू अ नॉर्म्स कंप्लाइंस विद द हायर नॉर्म्स इन द हायरार्की। अब जैसे हमने पहले बताया है कि एक हायरार्की सेट की है, ऊपर ग्रैंड नॉर्म है और उसके बाद बाकी तमाम लॉज उससे ड्राइव कर रहे हैं। तो वैलिडिटी का मतलब ये है कि तमाम बाद में आने वाले जो लॉज हैं वो हायरार्की में जो उसके ऊपर आने वाला जो लॉ होगा, जो ग्रैंड नॉर्म है, उसके साथ कंप्लाइंस रखता होगा, उसके मुताबिक होगा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारा क्या है? ग्रैंड नॉर्म है। बाद में आने वाले तमाम लॉज जो क्या हैं वो तमाम लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से सही होने चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से सही है, उनकी कंप्लाइंस में है, तो वो क्या है? लीगली वैलिड हैं। और अगर वो कंट्राडिक्शन में है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन कोई और बात कह रहा है और जो बाद में आने वाला लॉ है वो कोई और बात कह रहा है, तो ये होते हैं कंट्राडिक्टरी विद कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्राडिक्टरी विद ग्रैंड नॉर्म। जितने भी लॉज होते हैं वो वैलिड नहीं होते। तो वो क्या कह रहे हैं कि वैलिडिटी रेफर्स टू ए नॉर्म्स कंप्लायंस विद हायर नॉर्म्स इन द हायरार्की। वैलिडिटी कब हम कहेंगे लॉ की? जब वो लॉ अपने से ऊपर जो लॉ है, मेन जो फाउंडेशन वाला लॉ है, उसके साथ कंप्लायंस रखता हो। और अब उसी लॉ की अगर हम एफिकेसी की बात करें तो एफिकेसी क्या होती है? वाइल एफिकेसी कंसर्न द प्रैक्टिकल इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ दैट लॉ। और लॉ की उसकी हमने एफिशिएंसी कब देखते हैं कि वो जो लॉ बेशक लीगल है, वो लीगल वैलिडिटी रखता है, लेकिन वो कितना एफिशिएंट है, प्रैक्टिकली कितना इन्फोर्सिएबल है। तो ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। उसने इन दोनों के अंदर बिल्कुल डिस्टिंग्विश करैक्टर्स के बताए हैं कि लीगल वैलिडिटी का और एफिशिएंसी ऑफ लॉ दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। इनको हमने मिक्स नहीं करना। हम ये नहीं कह सकते कि कोई लॉ अगर सही तरीके से इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि वो लीगल भी नहीं है। हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली इन्फोर्सिबल ना हो लॉ, लेकिन वो लीगल वैलिडिटी रखता हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन डिटेल में है, आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है ये। नेक्स्ट उसने डिफरेंस क्या किया? प्योर और इम्प्योर थ्योरीज़ में फ़र्क किया। उसने कहा जो मेरे से पहले जो थ्योरीज़ दी हैं ना वो इम्प्योर थ्योरीज़ हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर लीगल वैलिडिटी को एफिशिएंसी के साथ मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। कभी जो नेचुरल लॉ के साथ मिला दिया जाता है लॉ को, कभी मॉरल लॉज के साथ मिला दिया जाता है, कभी पॉलिटिकल जो या सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो इस वजह से हर थ्योरी में कोई ना कोई इम्प्योरिटी है। तो इसलिए उसने कहा कि जो मेरी थ्योरी है ना वो बिल्कुल प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। He makes a clear distinction between the pure theory of law which deals with structure and validity of law. उसने कहा मेरी थ्योरी क्यों प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है? क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉ की बात करता हूँ, हायरार्की की बात करता हूँ कि कौन सा लॉ सुप्रीम है, कौन सा लॉ इन्फीरियर है, ठीक है। और मैं किसका बात करता हूँ? वैलिडिटी ऑफ लॉ की बात करता हूँ। और बाकी मेरा किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है। ये कह रहा है कैल्सन। और इम्प्योर थ्योरी वाले जो क्या है वो क्या कहते हैं? विच कंसीडर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन सोसाइटी। उन्होंने कहा जितने भी इम्प्योर थ्योरी वाले हैं ना वो कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखना शुरू कर देते हैं, कभी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को देखते हैं, कभी मॉरल वैल्यूज़ को देखते हैं। इसलिए उनमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी है। इसलिए जो प्योर थ्योरी मेरी है और इसलिए मेरी थ्योरी मानी जाए, मेरी थ्योरी एग्जैक्ट है। अब देखें हर जो फिलोसोफर होगा ना उसका यही माइंडसेट होगा। उसने अपनी जो थ्योरी है ना उसको कोई जस्टिफाई करना है और बाकी सारी थ्योरीज़ में क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है। तभी एक इसलिए स्कूल ऑफ थॉट एक नया बनता है। नेक्स्ट उसने क्या किया जी? कैल्सन क्या कहता था? सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। वही वाली बात कि उसने सेपरेट किया लॉ को और मोरालिटी को। वो लॉ और मोरालिटी को अलग अलग रखता था। वो कहता था
प्योर लॉ का कंसर्न है, एक लीगल जो बंदा है उसका कंसर्न मोरालिटी से नहीं है, उसका कंसर्न किससे है, सिर्फ लॉ से है। केल्सन्स थ्योरी इज़ नाउन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मोरालिटी। उसकी थ्योरी इसीलिए भी फेमस है कि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन की थी। वो मोरालिटी को बिल्कुल ज़ीरो हैसियत देता था और लॉ को सबसे सुप्रीम रखता था। इट कंटेंट्स दैट द लेजिटिमेसी और मोरालिटी ऑफ ए लॉ इज़ इररेलेवेंट टू इट्स लीगल वैलिडिटी। उसने वो कहता था कि किसी लॉ के लीगल होने में, किसी नॉर्म के लीगल होने में ये कंसर्न नहीं है कि वो मॉरली ठीक है भी कि नहीं है, वो मोरालिटी इररेलेवेंट है लीगल वैलिडिटी के लिए। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन बोथ प्रेज्ड फॉर इट्स क्लैरिटी। ये जो कॉन्सेप्ट उसका है सेपरेशन ऑफ लॉ और मोरालिटी का, इसी की वजह से इसको भी ये भी कहते हैं कि प्योर है ये, ठीक है, बिल्कुल लॉ है, मोरालिटी की किसी की बात नहीं हो रही। इसकी वजह से इसको प्रेज भी बहुत मिली, बहुत तारीफ़ें भी मिले, लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म इसलिए आया है कि जब भी हम किसी लॉ को, किसी असूल को बिल्कुल मोरालिटी से डिटैच कर देते हैं, बिल्कुल उसमें से मोरालिटी निकाल देते हैं, तो वो फिर एथिकल कंसिडरेशन के ख़िलाफ़ होती है। उल्टा वो जो लॉ होता है वो इंसान को फ़ायदा देने के बजाय इंसान को नुकसान देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इसका जो ये पॉइंट है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेज भी मिली। लॉ मोरालिटी को जो उसने अलहदा किया, उसकी वजह से बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर मिला लॉ को। लेकिन दूसरी तरफ उसने जब ओवर एम्फसाइज़ कर दिया लॉ और मोरालिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, तो उसकी वजह से इसको क्रिटिसिज्म भी इस थ्योरी पे, इस पर बहुत ज़्यादा वैलिड है इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आगे जाके क्रिटिसिज्म में भी पढ़ेंगे आप, यही बातें रिपीट होंगी। नेक्स्ट उसका क्या, लीगल साइंस। नेक्स्ट उसका ये कहता, वो क्या कहता, ही बिलीव्ड दैट लीगल साइंस शुड बी ट्रीटेड एज ए प्योरली डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डिसिप्लिन सिमिलर टू नेचुरल साइंस। उन्होंने कहा जिस तरह हम साइंस को अलग रखते हैं ना, आप ये देखेंगे 9th-10th में से ही साइंस और आर्ट के मजमून अलग हो जाते हैं। साइंस में भी आगे बाइफर्केशन आ जाती है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। और हम साइंस को बहुत ज़्यादा वो देते हैं कि जी इसका एक साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस तरह एक तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा तभी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल H2 और H2 कहते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, H2O ये फार्मूला कंप्लीट होगा तभी पानी बनेगा। अगर इसमें ज़रा सा भी हम चेंज करेंगे तो पानी नहीं बनेगा, एंड प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं होगा। ये जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, लेकिन जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने इस मिसाल से परेशान नहीं होना, ठीक है। क्या कह रहा है वो आपको मैं आसान कर देती हूँ कि वो ये कह रहा है कि जिस तरह साइंस को हमने एक ख़ास हैसियत दे रखी है ना, इसी तरह हमें लॉ को भी साइंस की हैसियत देनी चाहिए। लीगल साइंस है, एक जब लॉ बनता है वो बजाते खुद एक साइंस है, उसने एक ख़ास तरीके से ख़ास स्टेप्स को फॉलो करके एक लॉ बनता है। तो इसलिए वो कह रहा था लीगल साइंस जो लॉ की साइंस है शुड बी ट्रीटेड एज अ प्योरली डिस्क्रिप्टिव, उसको प्योरली डिस्क्रिप्टिव नेचर रखना चाहिए उसकी, और ऑब्जेक्टिव डिसिप्लिन एक सिमिलर टू नेचुरल साइंसेज। और उसी तरह नेचुरल साइंस में जिस तरह एक एक्सपेरिमेंट के बाद एक हम चीज़ बनाते हैं, उसी तरह एक एक्सपेरिमेंट और एक प्रोसेस से गुजरने के बाद लॉ बने। इट शुड एम टू एनालाइज एंड सिस्टमटाइज लीगल नॉर्म्स विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट। उसने कहा लीगल नॉर्म्स को सिस्टमेटिक तरीके से और एनालाइज करने के बाद वैलिडिटी मिलनी चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इन्हीं में करेक्टरिस्टिक्स में जो मैंने सारे 6 करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, इन्हीं के अंदर आपने ऐड कर लेने हैं जो हमारी वीडियो नंबर 1 के नोट्स हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स भी, जो चीज़ें वहाँ से आसान लगती हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट लिखे थे, ग्रैंड नॉर्म का कॉन्सेप्ट था, वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म का टॉपिक नया है, क्रिटिसिज्म हमने उसके अंदर डिस्कस नहीं किया था, उसके अंदर हमने उस वीडियो में क्रिटिसिज्म हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन उस जो नोट्स हैं उसके अंदर क्रिटिसिज्म के नोट्स भी बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स ने क्रिटिसाइज़ किया है और उन नोट्स के अंदर वो जो एग्जैक्ट वर्डिंग है जो फ़िलासफ़र्स की है वही इस्तेमाल की गई है। तो उसको अगर मैं आप लोगों को समझा भी दूंगी तो वो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उसको पेपर में लिख सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, और अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो आपसे क्या होगा, आप गलत कर देंगे, कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ से जो लाइन आपको समझ आती है वो आपने वहाँ से उठा लेनी है जो सही तरीके से समझ आ रही है, और उसको इन डिटेल यहाँ पर मैंने क्रिटिसिज्म आप लोगों के लिए आसान लफ्ज़ों में बना दिए हैं। पहला क्रिटिसिज्म क्या था, वही मॉरल वैल्यूज़ का, कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि इसी पॉइंट पे इसको प्रेज़ भी मिली, तारीफ़ें भी मिली, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक्स ने इसको पहले, इस थ्योरी को पहले इसी बात पे उड़ा दिया कि ये थ्योरी हमारे नज़र में फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि ये फुल मॉरल वैल्यूज़ को निगेट कर रही है, ठीक है जी। क्या मॉरल क्रिटिक्स आर्ग्यू
दैट द प्योर थ्योरी। अच्छा देखें, क्रिटिसिज्म शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक याद करने का तरीका या किसी भी थ्योरी को समझने का तरीका मैं बता दूं। आप लोगों को मैंने बाकी थ्योरीज भी बताई हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैडम कभी कुछ कहती हैं बात, फ़लाँ थ्योरी के लेक्चर में मैडम ने ये बात की थी, इस थ्योरी में मैडम उसी बात के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, ठीक है, ऐसा लगता होगा आप लोगों को। वो उसकी वजह ये क्या है कि ये सारी थ्योरीज़ लॉ से रिलेटेड हैं, लॉ के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, घूम फिर के सब थ्योरीज़ लॉ की ही बात कर रही हैं, लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है। तो जब मैं जिस वीडियो में या जिस थ्योरी को मैं समझा रही होती हूँ, तो जो उस ज्यूरिस्ट ने जो बात की होती है ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ हार्ड एंड फास्ट रूल बन गया। क्या मैम ने पिछली थ्योरी में पढ़ाया था कि लॉ और मोरालिटी को लैदा होना चाहिए, तो बस यही अब रहना है? नहीं हो सकता है जो अगला ज्यूरिस्ट है वो कह रहा हो कि जी नहीं, लॉ बन ही नहीं सकता विदाउट मॉरल वैल्यूज़। तो जब हम उस थ्योरी को पढ़ रहे होंगे तो मैं उसके लिहाज से डिस्क्राइब कर रही होती हूँ। तो आप लोगों ने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। अब जब हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं तो आपने ये समझना है कि आप ही हेंस केल्सन हैं, ठीक है, और जो वो बात कह रहे हैं ना वो आप कह रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो उसके पॉइंट आप लोगों को याद रहेंगे, जिससे आपने कन्विंस करना है किसी को। अब जब हमने क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन यानी उसका पोर्शन याद करना है, तो हमने क्या करना है, अपने आप को क्रिटिक्स बना लेना है, और क्रिटिक बना के जो हमने करैक्टरिस्टिक्स उसके याद किए हैं या पढ़े हैं, हमने खुद ही उसमें से गलतियाँ निकालनी हैं। अब उसमें से जब हम गलतियाँ निकालेंगे और हम साथ फिलोसफर्स को पढ़ेंगे तो वो क्रिटिसिज्म याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसी पैटर्न पर क्रिटिसिज्म पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पर क्या हो सकता है कि जी जो मॉरल वैल्यूज़ को ये अलग कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। मॉरल वैल्यूज़ को लॉ से अलग करा ही नहीं जा सकता। क्या कहते हैं क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द प्योर थ्योरी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मोरालिटी कैन लीड टू मॉरली ऑब्जेक्शनेबल कंक्लूजन्स। उन्होंने कहा जो स्ट्रिक्ट तरीके से, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि केल्सन ने जो स्ट्रिक्ट तरीके से मॉरल वैल्यूज़ को लॉ से बिल्कुल हटा दिया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, अगर हम उस थ्योरी के ऊपर अमल करें, इस केल्सन की थ्योरी पे अमल करें, तो जो ऐसे मॉरली ऑब्जेक्शनेबल लॉज बन जाएंगे जो बिल्कुल ही मॉरली करप्ट होंगे। और जब वो मॉरली करप्ट होंगे तो वो जो सोसाइटी में हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको ख़राब करेंगे, और जब वो ख़राब करेंगे तो हमारी सोसाइटी का पीस ख़राब होगा। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि हम इसकी वजह से इसकी थ्योरी को नहीं मानते। इट मे वैलिडेट लॉज दैट आर वाइडली कंसिडर्ड अनएथिकल और अनजस्ट। उन्होंने कहा अगर केल्सन की थ्योरी के मुताबिक लॉज बनना शुरू हो जाएं तो जो लॉज बनेंगे वो अनएथिकल होंगे और अनजस्ट होंगे, इसलिए हम इसको नहीं मानते। सेकेंड जो उन्होंने कहा कि क्या इसके ऊपर एतराज़ उठाया क्रिटिक्स ने, लैक ऑफ प्रैक्टिकल गाइडेंस। केल्सन्स थ्योरी इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल नेचर। अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि जो थ्योरीज ने दी है ना, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट नेचर की है और सिर्फ थ्योरेटिकल है, यानी पढ़ने के लिहाज से तो ये बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल इसकी गाइडेंस नहीं है, प्रैक्टिकल हम इसको माशरे पे अप्लाई नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कभी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होते हैं। पेंटिंग होती है ना, एक पेंटिंग बड़े अच्छे तरीके से बनी होती है और एक होती है सिर्फ लाइन्स लगी हुई हैं, कोई नीली कोई लाल पीली, वो समझ ही नहीं आ रही क्या है। जो पेंटर का दिल चाह रहा है उसने अपने लिहाज से पेंटिंग बना दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि पेंटिंग किस चीज़ की है। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो थ्योरी है ना, इसकी भी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की थ्योरी है, कोई इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी पॉसिबल नहीं है इस थ्योरी की। नेक्स्ट इट इज़ सीन एज प्रोवाइडिंग लिटिल प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर जजेस, लॉयर्स, पॉलिसी मेकर डीलिंग विद रियल वर्ल्ड लीगल इशू। उन्होंने कहा, ये क्रिटिक्स कहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है हमारा, उसमें जो लीगल इशूज़ होते हैं, जब हमने उस लॉ के ऊपर लॉज बनाना होता है, तो उसने जो केल्सन है ना, वो इसके ऊपर साइलेंट है। उसने प्रैक्टिकली गाइडलाइन नहीं दी कि लॉयर्स ने कैसे कौन सा लॉ पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, जजेस ने उसको केस में अप्लाई कैसे करना है, पॉलिसी मेकर जो लॉ बनाने वाले हैं उन्होंने किस तरफ देखना है। तो इस मामले में प्रैक्टिकल गाइडेंस की कमी है जो हमारी केल्सन की थ्योरी में है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव डेफिशिएंसी। क्या है, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द थ्योरी लैक्स नॉर्मेटिव फाउंडेशंस मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू एड्रेस क्वेश्चन ऑफ लीगल जस्टिस एंड फेयरनेस। ये कहते हैं क्रिटिक्स कि इस थ्योरी में ना डेफिशिएंसी है असूलों की, लॉज की, फाउंडेशंस की, ठीक है। कोई फाउंडेशन क्लियर नहीं की कि कैसी फाउंडेशन कैसे होनी चाहिए, ग्रांड नॉर्म कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसकी वजह से लीगल जस्टिस और फेयरनेस नहीं मिलती अगर हम केल्सन की थ्योरी के मुताबिक लॉ बनाना शुरू कर दें, ठीक है, या लॉ मानना शुरू कर दें। नेक्स्ट, लिमिटेड डिस्क्रिप्टिव पावर। क्रिटिक्स कंटेंटेड दैट द प्योर थ्योरीज फोकस ऑन फॉर्मल लीगलिटी एंड हायरार्की माइट नॉट एडिक्वेटली कैप्चर द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक नेचर ऑफ रियल लीगल सिस्टम। अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो केल्सन था उसने हायरार्की
ऑफ लॉज के ऊपर और लीगल वैलिडिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। लेकिन हमारा जो सिस्टम है लीगल सिस्टम, वो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और डायनामिक नेचर है हमारे लीगल सिस्टम की। तो हम लोग सिर्फ हायरार्की और लीगैलिटी के इशू में नहीं रह सकते या मोरालिटी तक नहीं रह सकते। और एक जब लॉ बनता है तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है, तभी एक सही लीगल सिस्टम बन सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 क्या है? Inadequate account of legal change. Kelson's theory has been criticized for not providing a comprehensive account of how legal systems evolve or adopt over time, especially in response to changing societal values and needs. अब उन्होंने कहा कि inadequate account of legal change, यानी देखिए हमारी जो सोसाइटी है ना वो हमेशा चेंज होती जाती है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है तो उसके लिए लॉज भी चेंज होते हैं। अब कैल्सन की थ्योरी ना इसके ऊपर साइलेंट है, इसीलिए क्रिटिक्स उसको कहते हैं कि उसने कोई तरीकाकार नहीं हमें बताया कि अगर लॉ उसके थ्योरी हम उसकी थ्योरीज को अप्लाई करते हुए कि जिस चीज़ को लॉ मान भी रहे हैं, लीगल सिस्टम एक बना भी रहे हैं, तो वो लीगल सिस्टम वक्त के साथ साथ चेंज कैसे होगा? क्योंकि ग्रांड नॉर्म तो आपका वही रहेगा ना, बेसिक आपकी वही रहेगी। तो उस बेसिक जब वही रहेगी तो 20 साल तक 40 साल तक उसके ऊपर हम कैसे अमल कर सकते हैं? लॉ के अंदर तो ज़रूरत है कि हम उसको चेंज करें। नेक्स्ट नंबर 6, ओवर एम्फोसाइज ऑन फॉर्मलिज्म। अब हम कह रहे हैं ना कि फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया उसने, कैरेक्टरिस्टिक में लिखा था, अब वो इसी को आपने क्रिटिसिज्म में कर देना। क्रिटिक्स कहते हैं कि उसने ओवर एम्फोसाइज किया है, किस पे? फॉर्मलिज्म पे। The theory's heavy emphasis on formal legal structure and validity may neglect the social and political realities that often shape the interpretation and application of law. देखें, किसी भी लॉ के बनने में, उसकी एप्लीकेशन में, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी में या उसके तर्जमे, इंटरप्रिटेशन क्या, उसको तर्जमा करना, उसकी मीनिंग देखना, उसको अप्लाई करना केस में, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कारफरमा होती हैं। पॉलिटिकल रियलिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं, सोशल रियलिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं, मॉरल वैल्यूज़ भी देखनी पड़ती हैं, तब ही हम उसको केस पे अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से सही इंसाफ होता है। हम किसी भी चीज़ को, लॉ को हम इन चीज़ों से अलग नहीं कर सकते। तो जो उसने मॉरली, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स को अलग किया है, वही क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हो गया है कि वो सिर्फ बहुत फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लेकिन ये ओवर एम्फसाइज कर लिया है। किन चीज़ों पे ओवर एम्फसाइज किया उसने? देखिए हम बार बार रिपीट हो रहे हैं, फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर पे, लीगल वैलिडिटी पे, ग्रांड नॉर्म के इंपॉर्टेंस के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा उसने ओवर एम्फसाइज कर लिया है। और निगलेक्ट किसको कर दिया है? मॉरल वैल्यूज़ को, सोशल वैल्यूज़ को, पॉलिटिकल रियलिटीज़ को। ठीक है, तो ये आप लोग फिंगर टिप्स में साथ साथ याद भी करते जाएं। नंबर 7 पे क्या है? नैरो स्कोप ऑफ लीगल एनालिसिस। सम आर्ग्यूज दैट प्योर थ्योरी इज़ टू नैरो इन इट्स फोकस। आप क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि ये जो थ्योरी दी है प्योर थ्योरी, बहुत ज़्यादा महदूद है, बहुत छोटे ऐसी फोकस है इसका। एज इट primarily addresses the internal structure and validity of legal norms, neglecting broader social, economic, cultural factors that influence law. अब देखें, लॉ को वही बात कह रहे हैं कि सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लॉ को। इसके अलावा अक्रॉस बॉर्डर्स, जब हम कोई थ्योरी बनाती हैं ना, वो थ्योरी किसी एक जगह के लिए नहीं होनी चाहिए, उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होनी चाहिए। थ्योरी जब होगी जब वो इंडिया के ऊपर भी वैसे ही फिट हो, हमारे लीगल सिस्टम पे भी वैसे ही फिट हो, अमेरिकन लीगल सिस्टम पे भी वैसे ही फिट हो। तो जो कैल्सन की थ्योरी थी ना, वो इतनी ज़्यादा वाइड उसकी रेंज नहीं थी, बहुत नैरो रेंज थी। ठीक है, उसकी सिर्फ इंटरनल जो मैटर्स है ना, जिस एक ख़ास खित्ते का वो रहने वाला था, उसी ख़ास खित्ते का जो लीगल सिस्टम है ना, उसके ऊपर तो वो अप्लाई हो सकती थी, लेकिन वो यूनिवर्सल ये तमाम लोगों पे, तमाम ममालिक के लीगल सिस्टम्स के ऊपर नहीं फिट बैठती। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बायस। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट कैल्सन्स थ्योरी रिफ्लेक्ट्स अ वेस्टर्न positivist perspective and may not fully account for diversity of legal systems and traditions worldwide। क्या कह रहे हैं? ये कल्चरली और हिस्टोरिकल बायस थी, इम्पार्शल नहीं था कैल्सन ने जब ये थ्योरी दी है तो उसने अपने इलाके को फोकस रखा, वेस्टर्न पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये थ्योरी दी। और वो क्या है? जिसकी वजह से डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ जो लीगल सिस्टम्स हैं वो मुख्तलिफ नौयत के होते हैं। तो जब हम थ्योरी दे रहा होता है ना कोई जूरिस्ट, तो उसने ऐसी थ्योरी, ऐसी डेफिनेशन लॉ की देनी होती है या ऐसी थ्योरी देनी होती है जो तमाम लीगल सिस्टम्स फिट बैठते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो। तो हमारा था हैंस कैल्सन, उसकी जो थ्योरी थी वो कल्चरल और हिस्टोरिकल बायस शो करती है। उसके बाद क्या है? आइडियलाइजेशन ऑफ लॉ। द थ्योरी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ आइडियलाइजिंग लॉ।
पोर्ट्रेइंग इट एज ए परफेक्ट एंड सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम। अब उन्होंने कहा उसने लॉ को ना बहुत ज़्यादा ही आइडियल कर दिया कि जी प्योर लॉ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आइडियल स्ट्रक्चर दे दिया, फॉर्मल होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए, ओवर आइडियलाइज किया लॉ को उसने, ठीक है, और पोर्ट्रे किया कि लॉ ना परफेक्ट है और सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है कि खुद ही बन भी जाएगा। जब अपने ग्रैंड नॉर्म एक बना लिया उसके बाद लॉ भी खुद ही बन जाएगा, खुद ही वो चलता भी रहेगा और परफेक्ट होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, लॉज बनते भी हैं और लॉज ख़त्म भी होते हैं, लॉज रिजेक्ट भी होते हैं, लॉज में अमेंडमेंट्स भी आती हैं, लॉज सोसाइटी के लिहाज से चेंज भी होते हैं। तो ये परफेक्ट नहीं है, आइडियल कोई नहीं होता कोई भी लॉ। अगर वो आपको इंसाफ दे रहा है, आपके सोसाइटी के लिहाज से ठीक है, आपके जो वक्त के लिहाज से ठीक है, मुद्दत एक ख़ास मुद्दत तक ठीक है, लेकिन अगर एक ख़ास मुद्दत के बाद उस लॉ की वजह से नाइंसाफ़ी होना शुरू हो जाती है तो वो लॉ चेंज कर लिया जाता है। तो कोई आइडियल फॉर्म नहीं होती लॉ की। लॉ का मेन मकसद है पीस का मेंटेन करना सोसाइटी में। जब तक लॉ का ये मकसद पूरा होता जाता है, जब तक वो लॉ वैलिड रहता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं आइडियलाइजेशन ऑफ लॉ उसने बहुत ज़्यादा कर दी थी। और वो क्या था, विच डज़ नॉट ऑलवेज अलाइन विद मेसी एंड इम्परफेक्ट रियलिटीज़ ऑफ लीगल प्रैक्टिस। लीगल प्रैक्टिस में इम्परफेक्ट रियलिटीज़ भी होती हैं और लॉ यानी कि लॉ में लॉ परफेक्ट भी है और इम्परफेक्ट भी है, बिल्कुल आइडियलाइज नहीं फॉर्म होती लॉ की कोई भी। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। सम फाइंड कैल्सन्स टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ओवरली कम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब जो उसने टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की, जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए, जैसे ग्रैंड नॉर्म टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल हुआ, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, विच कैन मेक दी थ्योरी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, जिसकी वजह से उस थ्योरी को अप्लाई करना और अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। ये तो हमारे क्रिटिसिज्म के थे, ये हमने अब वीडियो नंबर 1 में से भी आप लोगों ने क्रिटिसिज्म पढ़ लेना है वो, और ये वीडियो नंबर 2 के क्रिटिसिज्म, ये सारे आप लोगों ने मिला के अपना क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, याद करें इसको। और अगर आप लोगों को ये शॉर्ट नोट्स का तरीकाकार अच्छा लगा है तो मुझे आप ग्रुप में बताएं, मैं फिर आप लोगों के लिए जो बाकी थ्योरीज़ हैं उनके भी शॉर्ट नोट्स तैयार करके उसके ऊपर छोटे छोटे वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने सिर्फ यही याद करना है। आप कभी भी 20 नंबर का पेपर में क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते अगर आप लोगों ने सिर्फ शॉर्ट नोट्स याद किए। शॉर्ट नोट इसलिए ताकि आप लोगों को मेन पॉइंट मिस ना हो, इसलिए आपने जो मेन क्वेश्चन है जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने लाजमन याद करने हैं, और वो याद करने के बाद उसके बाद शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने रिवीजन के लिए यूज़ करने हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।